हेलो स्टूडेंट, आस्था एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर के बेसिक थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यदि m इंटू n तथ्यों को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के रूप में चिन्हों बड़े ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट या फिर डबल वर्टिकल लाइन के अंदर लिखने से प्राप्त निकाय को आव्यूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आव्यूह कहा जाता है। तो यदि m इंटू n तथ्यों को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के रूप में चिन्हों बड़े ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट या फिर डबल वर्टिकल लाइन के अंदर लिखने से जो प्राप्त निकाय होगा अर्थात जो सिस्टम होगा वह क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाएगा। ठीक है। तो आव्यूह जो होता है उसे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ABCD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए, अगर कोई एलिमेंट है A11 A12 A13 डॉट 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 A1n और दूसरा है A21 A22 A23 डॉट 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 A2n। इसी प्रकार से कोई तीसरा एलिमेंट है A31 A32 A33 डॉट 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 A3n। इसी प्रकार से देखिए डॉट 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 और यहाँ पर कोई AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AMN। ये कोई सिस्टम है। अगर इस सिस्टम को हम लोग बड़े ब्रैकेट में या फिर स्मॉल ब्रैकेट में या फिर डबल वर्टिकल लाइन में लिखें तो वह सिस्टम क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाएगा। जैसे ये सिस्टम क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाएगा। इसमें देखिए, ये जो होगा इसे हम लोग पहला पंक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? पहला पंक्ति कहेंगे। और इधर जो होगा ए, इसे हम लोग दूसरा पंक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से जो नीचे वाला पार्ट होगा वह होगा ये तीसरा पंक्ति होगा। और यहाँ देखिए डॉट 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 के बाद यहाँ ए वाला जो पंक्ति होगा ये यमवा पंक्ति होगा। क्या होगा? एमवा पंक्ति होगा। तो ये सभी क्या है? पंक्ति होते हैं। क्या होते हैं? पंक्ति होते हैं। और देखिए, ये जो पार्ट है इसे हम लोग स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये है पहला स्तंभ। क्या है? पहला स्तंभ। इसी प्रकार से ये जो होगा वह दूसरा स्तंभ होगा। और यहाँ पर ये जो होगा ये तीसरा स्तंभ होगा। और यहाँ देखिए डॉट 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 के बाद ए वाला जो होगा इसे हम लोग एनवा स्तंभ कहेंगे। आया समझ में? तो ये सभी क्या है? स्तंभ हैं। ठीक है। ये सभी क्या है? स्तंभ हैं। तो इस पूरे आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं? m पंक्तियां हैं। और कितने स्तंभ हैं? टोटल n स्तंभ हैं। यहाँ देखिए टोटल कितने स्तंभ हैं? n स्तंभ हैं। तो यह पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाएगा। तो आव्यूह किसे कहते हैं? यदि m इंटू n तथ्यों को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के रूप में चिन्हों बड़े ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट या फिर डबल वर्टिकल लाइन में रखें तो वह क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n और A31 A32 A33 A3n। इसी प्रकार से देखिए डॉट 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 करके AM1 AM2 AM3 और यहाँ पर AMN। तो यहाँ पर देखिए ये सभी जो A11 A12 A13 A1 है ये सभी एलिमेंट हैं। इन एलिमेंटों को हम लोग एक बड़े ब्रैकेट में रखे हुए हैं या फिर इसको हम लोग एक स्मॉल ब्रैकेट में भी रख सकते थे या फिर डबल वर्टिकल लाइन में भी रख सकते थे। ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम जो है यह क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाएगा। ठीक है। और इस सिस्टम को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के किसी अक्षर जैसे ABCD किसी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A बराबर ये पूरा सिस्टम है। तो इस पूरे आव्यूह को हम लोग क्या नाम दिए हैं? A नाम दिए हैं। ठीक है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि पंक्ति को कैसे जाना जाए और स्तंभ को कैसे जाना जाए। तो यहाँ पर ये जो पूरा है ये पहला पंक्ति होगा। ये क्या होगा? ये पहला पंक्ति होगा। इसी प्रकार से ए वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या होगा? दूसरा पंक्ति होगा। इधर से देखिए ये पूरा क्या कहलाएगा? ये तीसरा पंक्ति होगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट करके यहाँ पर ये यमवा पंक्ति है। क्या है? यमवा पंक्ति है। अगर हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे तो वह क्या कहलाएगा? पंक्ति होगा।
और अगर ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, स्तंभ है। तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो जो एलिमेंट प्राप्त होंगे, जैसे यहाँ पर A11 है, A21 है, A31 है, AM1 है, ये सभी जो एलिमेंट होंगे इधर से ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, स्तंभ कहलाएंगे। और इधर देखिए, अगर हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे तो वह सभी पंक्ति कहलाएंगे। तो यहाँ देखिए दिखाया गया है, ये सभी क्या है, पहले पंक्ति हैं, दूसरे पंक्ति हैं, तीसरे पंक्ति हैं, इसी प्रकार से एमवा पंक्ति है। और यहाँ देखिए ये क्या है, पूरा पहला स्तंभ है, और ये पूरा क्या है, दूसरा स्तंभ है। इसी प्रकार से ये तीसरा स्तंभ है। इसी प्रकार से ये वाला जो होगा स्तंभ, यह कौन सा स्तंभ होगा, एनवा स्तंभ होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, एफ हो सकता है। तो आप भी ये जो पूरा सिस्टम है, इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग और भी एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे देखिए, अगर कोई एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इन पूरे एलिमेंटों को हम लोग बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर लिख देंगे तो यह पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इधर वाले पंक्ति कहलाएंगे, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है, और इसमें स्तंभ कितने हैं, 1, 2 और यहाँ 3 है। टोटल स्तंभों की संख्या यहाँ पर 3 है। ठीक, और इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, या फिर सी दे सकते हैं, डी दे सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी बड़े अक्षर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पूरा क्या है, आव्यूह है। इसको हम लोग देखिए इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। देखिए 2, 3, 4, ये है 5, 6 और 7। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में भी रख सकते थे, या फिर इसको इस तरह से भी रखा जा सकता था, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसको हम लोग डबल वर्टिकल लाइन में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, आव्यूह ही कहलाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन एलिमेंटों को हम लोग क्या किए हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर रखे हैं। तो यह पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, ये पूरा निकाय क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, इसमें कितने पंक्तियां हैं, 2 पंक्ति हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, पहली पंक्ति है, इधर ये दूसरी पंक्ति है। और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। यहाँ देखिए पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, और ये जो है तीसरा स्तंभ है। ठीक है, इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर डबल वर्टिकल लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आव्यूह है। तो आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, तो यदि हम लोग m इंटू n तथ्यों को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के रूप में चिन्हों बड़े ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट या फिर डबल वर्टिकल लाइन के अंदर लिखने से प्राप्त जो सिस्टम होगा वही क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। और आव्यूह को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, एफ हुआ, जी हुआ, एच हुआ, आई हुआ, जे हुआ, इसी तरह से जेड तक किसी भी अक्षर से हम लोग आव्यूह को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये सभी जो है पंक्तियां कहलाएंगी। जब हम लोग आव्यूह में राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, अर्थात इधर से इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वह क्या कहलाएंगे, पंक्ति कहलाएंगे। और अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वह क्या कहलाएगा, स्तंभ कहलाएगा। जैसे इसमें देखिए स्तंभों की संख्या 1, 2, 3, इसी प्रकार से डॉट 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 n। तो यहाँ पर स्तंभों की संख्या कितनी है, n है, और पंक्तियों की संख्या कितनी है, पहली, दूसरी, तीसरी और यम्बवी पंक्ति है। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है, m है। ठीक है, तो हम लोग आव्यूह के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग आव्यूह के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। आव्यूह का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो आव्यूह का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, आइए देखते हैं। तो आव्यूह का जो पहला उपयोग होता है वह कहाँ पर होता है, रैखिक समीकरणों को हल में। किस में कर सकते हैं, रैखिक समीकरणों को हल करने में करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, रैखिक समीकरणों को हल करने में करते हैं। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग हम लोग वाणिज्य तथा विज्ञान के क्षेत्र में भी करते हैं। जैसे बजट का एस्टिमेट निकालना हुआ और लागत मूल्य कितना लगेगा, इन सब को आकलन करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका, आव्यूह का उपयोग करते हैं।
तीसरा उपयोग कहाँ पर करते हैं? भौतिकी संक्रियाओं जैसे आवर्धन ज्ञात करने में हुआ, घूर्णन ज्ञात करने में होता है, या फिर समतल द्वारा परावर्तन में आव्यूह के द्वारा हम लोग गणितीय ढंग से निरूपित कर सकते हैं। किसी समतल द्वारा परावर्तन में आव्यूहों द्वारा गणितीय ढंग से हम लोग उसको निरूपित कर सकते हैं। तो इसका उपयोग जो है भौतिकी संक्रियाओं को हल करने में किया जाता है, जैसे आवर्धन ज्ञात करने में या फिर घूर्णन ज्ञात करने में, या फिर किसी समतल द्वारा परावर्तन में आव्यूहों द्वारा हम लोग उसे क्या कर सकते हैं? इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और चौथा जो है इसका उपयोग होता है अनुवांशिकी क्षेत्र में। अनुवांशिकी या फिर अर्थशास्त्र हुआ, या फिर आधुनिक मनोविज्ञान हुआ, आधुनिक मनोविज्ञान हुआ, और औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका उपयोग करते हैं। कहाँ पर करते हैं? औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। तो आव्यूह का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? रैखिक समीकरणों को हल करने में करते हैं। आव्यूह द्वारा हम लोग रैखिक समीकरणों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका उपयोग वाणिज्य तथा विज्ञान के क्षेत्र में भी होता है। वाणिज्य तथा विज्ञान के क्षेत्र में जैसे बजट का आकलन करना हुआ, या फिर कोई लागत मूल्य है या फिर विक्रय मूल्य है, इन सब के बारे में अध्ययन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और जैसे भौतिक संक्रियाएं हुई, भौतिक संक्रियाओं में जैसे आवर्धन हुआ, घूर्णन हुआ, और समतल दर्पण द्वारा परावर्तन के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग करते हैं। उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? आव्यूह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अनुवांशिकी हुई, अर्थशास्त्र हुए, आधुनिक मनोविज्ञान हुए, औद्योगिक क्षेत्र हुए, इन सब में भी हम लोग कहीं ना कहीं आव्यूह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आव्यूह के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो हम लोग केवल इसके 4 या 5 एप्लीकेशंस के बारे में पढ़े हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह की कोटि के बारे में। तो आव्यूह की कोटि क्या होता है? यदि किसी आव्यूह में यम पंक्ति हो तथा यन स्तंभ हो, तो उस आव्यूह की कोटि जो होगी वह m इंटू n होगी। ठीक है। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि आव्यूह की कोटि के बारे में। अब जैसे देखिए, एक कोई आव्यूह है 1 2 3 4 5 6। तो इस आव्यूह में देखिए, इस आव्यूह में कितनी पंक्ति हैं? पहला पंक्ति तो ए हो गया, दूसरी पंक्ति ए हो गई। ठीक है। और इसमें स्तंभ कितने हैं? पहला स्तंभ ए हुआ, दूसरा स्तंभ ए हुआ, और तीसरा स्तंभ ए हुआ। ठीक है। तो इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। तो इस आव्यूह की कोटि क्या होगी? आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि क्या होगी? m इंटू n। m क्या है? पंक्ति है। पंक्ति को हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो स्तंभ होंगे उन्हें हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले पंक्ति को लिखा जाता है। तो इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? 2 है, और कोटि की संख्या 3 है। तो इस पूरे आव्यूह को, जो यहाँ पर ये आव्यूह दर्शाया गया है, उसकी कोटि क्या होगी? इसकी कोटि 2 गुणे 3 होगी। क्या होगी? 2 इंटू 3 होगी। ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं। देखिए, अगर कोई आव्यूह दिया गया है 2 3 5 6 7 8, ये कोई आव्यूह दिया गया है जिसका कोई नाम दे देते हैं, जैसे ये बी आव्यूह है। ठीक है। तो इसकी कोटि क्या होगी? इसकी कोटि जानने के लिए हम लोग इसकी पंक्तियों की संख्या देखते हैं और स्तंभों की संख्या देखते हैं। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? पहली पंक्ति तो ए हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, और यहाँ पर देखिए तीसरी पंक्ति हो गई। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। और यहाँ स्तंभों की संख्या देखते हैं, तो पहला स्तंभ ए हुआ और दूसरा स्तंभ यहाँ पर हुआ। ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्तंभ होते हैं इनको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है, और स्तंभों की संख्या 2 है। तो इस आव्यूह की कोटि कितनी होगी? 3 गुणे 2 होगी। आया समझ में? इसी प्रकार से हम लोग और एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखिए, अगर कोई आव्यूह इस तरह से दिया गया है 2 3 4 5। ठीक है। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 है, यानी ये क्या होगा? ए एम होगा। ठीक है। और इसमें स्तंभों की संख्या कितनी होगी? यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, और यहाँ देखिए 3 हुआ, और यहाँ पर 4 हुआ। तो यहाँ पर स्तंभों की संख्या कितनी हुई? 4 हुए। तो n बराबर कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। और यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 है। तो इस आव्यूह की कोटि क्या होगी? इसका कोई नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम ए है। तो आव्यूह ए की कोटि क्या होगी? आव्यूह ए की कोटि, आव्यूह ए की कोटि क्या होगी?
m इंटू n। तो यहाँ पर m का मान कितना दिया गया है, 1 है, तो 1 गुणे यहाँ पर स्तंभों की संख्या कितनी दी गई है, 4 दी गई है। तो यहाँ पर आव्यूह की कोट क्या होगी, 1 गुणे 4 होगा। तो यहाँ आव्यूह ए जो दिया गया है इसकी कोट क्या होगी, 1 गुणे 4 होगा। आया समझ में। तो आव्यूह की जो कोट होती है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ये सबसे नीचे लिखेंगे, 1 गुणे 4 लिखते हैं। ठीक है। इस आव्यूह की कोट कितनी थी, 3 गुणे 2 थी, तो यहाँ पर 3 गुणे 2 लिखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से इस आव्यूह की कोट कितनी थी, 2 गुणे 3 थी, तो यहाँ पर 2 गुणे 3 लिखेंगे। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है 2 3 4 5। ठीक है। ये एक आव्यूह दिया गया है। इस आव्यूह की पंक्ति कितनी है, 1 2, 2 पंक्तियां इसमें है और कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है। तो इस आव्यूह की कोट जो होगी वह क्या होगी, 2 गुणे 2 होगी। क्या होगी, 2 गुणे 2 होगी। तो आव्यूह की कोट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अगर कोई आव्यूह दिया गया है तो उस आव्यूह में जो उसकी कोट होंगी वह क्या होंगी, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, वही क्या कहलाएगी, कोट कहलाएगी। जैसे देखिए इस आव्यूह में क्या है, इस आव्यूह में 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, तो उसकी कोट क्या होगी, 2 गुणे 2 होगी। और इसको हम लोग आव्यूह के नीचे यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2 गुणे 2 रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। तो आव्यूह की कोट क्या होगी, तो यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति हो और n स्तंभ हो तो उस आव्यूह की कोट क्या होगी, m इंटू n होगी। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझे हैं कि कोटियों को कैसे निकाला जाएगा। अब जैसे a वाला आव्यूह दिया गया है, तो इस आव्यूह की कितनी कोटियां हैं, तो देखिए यहाँ पर एक पंक्ति है, तो यहाँ पहले पंक्ति को लिखेंगे। उसके बाद क्या है, इसमें स्तंभों की संख्या देखेंगे, तो इसमें स्तंभों की संख्या 4 है, तो 1 गुणे 4 होगा। तो कोटि में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पंक्तियों की संख्या को लिखेंगे, उसके बाद स्तंभों की संख्या को लिखते हैं। ठीक है। अब हम लोग आव्यूह के व्यापक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आव्यूह का व्यापक तत्व क्या होता है, अगर कोई आव्यूह दिया गया है उसकी आयवी पंक्ति जो होगी तथा जेवा स्तंभ जो होगा, तो आयवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ के जो तत्व होंगे वही क्या कहलाएंगे, व्यापक तत्व कहलाएंगे, जिसे हम लोग ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखिए अगर कोई आव्यूह है ए जो कि इस प्रकार है, A11 A12 A13 डॉट 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 A1J, इसी प्रकार से A21 A22 A23 डॉट 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 A2J, इसी प्रकार से A31 A32 A33 डॉट 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 A3J। और यहाँ पर देखिए डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी डॉट डॉट डॉट। और यहाँ दिया गया है AI1, यहाँ AI2 और यहाँ AI3 और यहाँ क्या हो जाएगा, AIJ। तो जो AIJ एलिमेंट होगा वही क्या कहलाएगा, इस आव्यूह का व्यापक तत्व कहलाएगा। ठीक है। तो आव्यूह A का जो व्यापक तत्व होगा वह क्या कहलाएगा, AIJ कहलाएगा। तो आव्यूह का व्यापक तत्व क्या होता है, किसी आव्यूह के आयवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापक तत्व कहते हैं, जिसे AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें देखिए ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, इसी प्रकार से डॉट 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 ए आईवी पंक्ति है। क्या है, आईवी पंक्ति है। ठीक है। और यहाँ देखिए ये पहला स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है और इसी प्रकार से ए वाला जो स्तंभ होगा वह कौन सा स्तंभ है, जेवा स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है, जेवा स्तंभ है। ठीक। तो ए कोई आव्यूह दिया गया है ए, जिसमें क्या है, ये आई जे क्या होगा, व्यापक तत्व होगा। ये कहाँ पर उपस्थित है, आईवी पंक्ति में और जेवे स्तंभ में, तो क्या कहलाएगा, व्यापक तत्व से हम लोग कहेंगे। तो व्यापक तत्व के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए कि व्यापक तत्व क्या होता है, किसी आव्यूह का जो आईवी पंक्ति होती है और जेवे स्तंभ के तत्व को हम लोग व्यापक तत्व कहेंगे। ठीक है, जिसे AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये कोई आव्यूह हुआ जिसमें A11 A12 A13 AIJ एलिमेंट्स रखे गए हैं यहाँ पर। इसमें यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है, इसी प्रकार से ये आखिरी वाला जो है वह आईवी पंक्ति है। और यहाँ पर ये जो है वह पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये जो है तीसरा स्तंभ है। और यहाँ आखिरी में देखो ये क्या है, जेवा स्तंभ है। ठीक।
तो यहाँ पर ए आई जे एलिमेंट जो है वह क्या कहलाएगा, आव्यूह ए का व्यापक तत्व कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग अध्ययन करेंगे आव्यूह के निरूपण के बारे में कि आव्यूह को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यदि किसी आव्यूह की कोटि जो है m इंटू एन हो तो उस आव्यूह को हम लोग निम्न प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो उसे हम लोग इस प्रकार से निरूपित करेंगे कि आव्यूह ए बराबर बड़े कोष्टक में आव्यूह का जो व्यापक तत्व है ए आई जे उसको रखेंगे। ठीक, और कोष्टक के बाहर क्या होगा, उसकी कोट रखेंगे m इंटू एन को। तो यही क्या है, यही आव्यूह का निरूपण का सूत्र है। ठीक है, किसी भी आव्यूह को हम लोग इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरह से, a बराबर बड़े कोष्टक में यानी आव्यूह के फॉर्म में ए आई जे एलिमेंट रखेंगे और उसके बाहर उसकी कोट रखेंगे m इंटू एन को। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं, अगर ए आई जे जैसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको, ए आई जे बराबर आई बटा जे दिया गया है। ए आई जे क्या होता है, आव्यूह का व्यापक तत्व होता है। ए आई जे का मान आई बटा जे दिया गया है। ठीक, और बता दिया गया है कि m इंटू एन जो है वह 2 इंटू 3 कोटि का आव्यूह है। तब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पर m क्या है, पंक्ति है, और n क्या है, स्तंभ है। ठीक, तो यहाँ पर पंक्ति की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और स्तंभ की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं A11। ठीक, पंक्ति की संख्या कितनी है, 2 है, और स्तंभ की संख्या 3 है, तो इसको हम लोग A11, A12, A13 इस तरह से लिख सकते हैं। और ए पहली पंक्ति हो गई, जो दूसरी पंक्ति होगी वह क्या होगी, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा। ए क्या है, दूसरी पंक्ति है। ठीक, और इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 1, 2 और ये तीसरा स्तंभ है। ठीक है, तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। अब यहाँ पर देखिए ए आई जे बराबर दिया गया है आई बटा जे। क्या दिया गया है, ए आई जे बराबर आई बटा जे। तो यहाँ A11 एलिमेंट क्या होगा, A11 का क्या मतलब हुआ, जो पंक्ति होगी, पंक्ति की संख्या 1 है, स्तंभ की संख्या 1 है। तो यहाँ पर देखिए ए वाला एलिमेंट आई को दर्शाएगा और ए वाला एलिमेंट जे को दर्शाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान रखते हैं 1 बटा 1, तो इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से A12 का मान क्या होगा, यहाँ रखते हैं आई का मान 1 रखेंगे और जे का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, तो इसका A12 एलिमेंट जो है उसका मान 1 बटा 2 आ गया। इसी प्रकार से A13 का मान क्या होगा, 1 बटा 3 हो जाएगा या 1 बटा 3 हो जाएगा। अब A21 का मान रखेंगे तो यहाँ पर 2 बटा 1 हो जाएगा, जिसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से A22 का मान निकालेंगे तो A22 का मान क्या होगा, 2 बटा 2, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से A23 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा 3 या 2 बटा 3 हो जाएगा। ठीक, तो इस पूरे सारणी का मान निकल गया, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसका कोई नाम दे सकते हैं, जैसे इसका नाम A रख दिए। ठीक, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर होगा A11 की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, A12 की जगह पे क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, और A3 की जगह पर 1/3 रखेंगे, और A21 की जगह पर 2 बटा 1 रखेंगे अर्थात 2 रखेंगे, और A22 की जगह पे 1 रखेंगे, और A23 की जगह पे हम लोग 2 बटा 3 रखेंगे। तो यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आव्यूह ए निकल गया। ठीक है, तो अगर हमें कोटि का मान पता हो और ए आई जे पता हो, ठीक, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उससे हम लोग आव्यूह के सारे एलिमेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझे कि आव्यूह का निरूपण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर हमें m इंटू एन का मान पता हो और ए आई जे का कोई मान दिया गया है तो उस पूरे आव्यूह को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो आव्यूह का निरूपण हम लोग किससे करते हैं, आव्यूह का निरूपण हम लोग A बराबर आव्यूह के अंदर ए आई जे, जिसको हम लोग व्यापक एलिमेंट कहते हैं यानी व्यापक तत्व कहते हैं आव्यूह का। ठीक, ये आव्यूह के अंदर होगा और उसके आव्यूह के बाहर क्या होंगे, नीचे में क्या लिखा होगा, आव्यूह की कोट लिखी होगी कि आव्यूह की कोट क्या है। तो यहाँ पर आव्यूह की कोट m इंटू एन है। ठीक, तो हम लोग क्या समझे, आव्यूह के निरूपण के बारे में समझ लिए,
और आव्यूह के व्यापक तत्व के बारे में समझे। आव्यूह का व्यापक तत्व क्या होता है, Aij होता है। और हम लोग आव्यूह की कोट के बारे में समझे। आव्यूह की कोट क्या होती है, M×N होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आव्यूह के उपयोग के बारे में पढ़े। आव्यूह का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, अनुवांशिकी क्षेत्र में किया जाता है, अर्थशास्त्र में भी किया जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान में भी किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाता है। ठीक है, और इसका भौतिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, आवर्धन निकालने के लिए, गुणन निकालने के लिए, और समतल दर्पण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, वाणिज्य तथा विज्ञान के क्षेत्र में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जैसे बजट में हुआ, या फिर लागत मूल्य क्या होगा उसका आकलन करने में कहते हैं, या फिर विक्रय मूल्य क्या होगा इसका आकलन करने में करते हैं, और रैखिक समीकरणों को हल करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं आव्यूह का। ठीक, तो आव्यूह के बारे में हम लोग पढ़ें। आव्यूह जो होता है वह M×N तथ्यों को M पंक्तियों तथा N स्तंभों के रूप में, अगर हम लोग चिन्ह बड़े ब्रैकेट में या फिर स्मॉल ब्रैकेट में या फिर डबल वर्टिकल लाइन के अंदर अगर एलिमेंट्स को रखते हैं तो जो सिस्टम प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। ठीक, और आव्यूह को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे A हुआ, B हुआ, C हुआ, D हुआ, इन सब से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आव्यूह के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।